हेलो मेरे सब्सक्राइबर्स एंड मेरे प्यारे 12th के एस्पिरेंट्स। चलिए आज हम लोग बात करते हैं एक न्यू चैप्टर की ओर। मैंने आप लोगों को बहुत सारे चैप्टर को पढ़ा के कंटेंट को अपलोड कर दिया था। आज हम लोग न्यू चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, इसका नाम है द सोल्जर। द सोल्जर यानी कि एक सैनिक के ऊपर लिखी गई एक कथा है। ठीक है, यानी कविता के बारे में लोग जानेंगे। द सोल्जर के राइटर का नाम था रूपर्ट ब्रूक। ठीक है, एक इंग्लैंड के राइटर हैं, यानी कि इंग्लैंड में जन्म लिए थे, इंग्लैंड के राइटर हैं। उन्होंने क्या किया है कि अपने इस सोल्जर वाले मतलब कि जो तुम्हारा पोएम है उसमें अपने आप को एज ए सोल्जर एज्यूम करके, यानी कि एज ए सोल्जर मान करके अपने देशभक्ति के प्रति उन्होंने क्या क्या सोचा था। अगर मैं एक सोल्जर होऊंगा, अगर मैं युद्ध में शहीद होता हूं तो मेरे देश के लिए मेरी भक्ति कैसी होनी चाहिए, उस पर इन्होंने रचा था। ठीक है, इन्होंने कम से कम इनके 5 गो ऐसे कविता थे जो वार पर लिखे गए थे, जो बहुत फेमस हुआ था। इस कारण से इन राइटर को हम लोग वार पोएट के नाम से भी जानते हैं। सबसे फेमस, यानी कि एक बात याद रखना, सबसे भी दिमाग में भर लो कि रूपर्ट ब्रूक को हम लोग वार पोएट के नाम से भी जानते हैं। वार पोएट के नाम से भी जानते हैं। जो थे रूपर्ट ब्रूक, जितना हम पॉइंट लिखे हैं बोर्ड पर उतना जरूरी है आपके लिए, इंट्रो इनके लिए। ठीक है, बॉर्न यानी कि 1887 में इंग्लैंड में आए थे। एक एकेडमिक फैमिली में जन्म लिए थे। एकेडमिक यानी एक शिक्षित परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके जो पिताजी थे से हाउस मास्टर थे रग्बी नामक स्कूल में हाउस मास्टर का इनके पिताजी काम किया करते थे। कौन? इनके पिताजी रूपर्ट ब्रूक के। ठीक है, ये जो पर्सन है यानी कि रूपर्ट ब्रूक, इनके जब यंग एज के हुए इन्होंने बहुत अच्छे से रचनाएं की। तो आप लोगों को साथ पता होगा कि आप लोग का एक पुस्तक में ही द अर्थ नाम के चैप्टर, उसके राइटर का नाम है W.B. येट्स क्या कहते हैं, इन पर कमेंट किए थे द मोस्ट हैंडसम मोस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड। ठीक है, यानी कि जो लड़का है से इंग्लैंड का सबसे सुंदर और हैंडसम लड़का में से एक है। ठीक है, यहाँ ग्रामेटिकल गलती लिखा हुआ है, लेकिन बुक में आपका यही लिखा हुआ है, इससे मुझे भी यही लिखना पड़ गया। ठीक है, ताकि आपको एग्जाम में पूछेगा तो आपको करना होगा, ये पूछा हुआ भी क्वेश्चन है। आगे ध्यान दो, जो राइटर थे हमारे वो मतलब कि सेप्टिसेमिया नामक एक रोग से क्या होते हैं कि मारे जाते हैं, यानी कि खून की कमी होना या फिर ब्लड में इन्फेक्शन हो जाने के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। कब होती है? तो 23 अप्रैल 1915 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो चलो ध्यान सुनना। रूपर्ट ब्रूक 1887 में एकेडमिक फैमिली में जन्म लिए थे। इनके पिताजी हाउस मास्टर थे और रग्बी स्कूल में काम किया करते थे, रग्बी स्कूल के हाउस मास्टर थे। रूपर्ट ब्रूक को वार पोएट के नाम से जानते हैं क्योंकि उन्होंने 5 को ऐसा मतलब कविताएं लिखा था जो बहुत फेमस हुआ था। उनमें से भी एक वाला भी है। जो राइटर है यानी कि W.B. येट्स का कहते थे इन राइटर को द मोस्ट हैंडसम मोस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड से इनको संबोधित किए थे। और जो पर्सन है वो सेप्टिसेमिया नामक मतलब कि रोग से यानी कि कारण से इनकी मृत्यु 23 अप्रैल 1915 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा बात को कि जो राइटर के द्वारा लिखा गया जो है पोयम, ठीक है, वो 8 लाइन का है और फिर 6 लाइन का है। 8 लाइन का है और 6 लाइन का है। इस बात को ध्यान में दो। ठीक है, ये आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। ना सुनना, 8 लाइन का है और 6 लाइन का है। ये पोयम का पार्ट है। आप लोगों का आपके पास पुस्तक है तो पुस्तक में ध्यान दो और पढ़ो। 8 लाइन का और 6 लाइन का है। तो जो 8 लाइन का पोयम होता है उसको लोग बोलते हैं ऑक्टेव। क्या बोलते हैं बच्चा? ऑक्टेव। जो 6 लाइन का पोयम होता है उसको लोग बोलते हैं सेसेट। क्या बोलते हैं? सेसेट। और इन दोनों को मिला करके अगर ऐड करेगा तो होता है कितना? 14 लाइन। तो 14 लाइन के पोयम को हम लोग बोलते हैं सोनेट। जो बोलते हैं सोनेट। तो आपका जो पोयम है वो एक सोनेट है। ठीक है, 8 लाइन और 6 लाइन। तो पहला हम उसको समझेंगे और फिर इसको समझेंगे और चैप्टर का द एंड करेंगे। ठीक है, याद रखना कि रूपर्ट ब्रूक अपने आप को सोल्जर एज्यूम करके अपने देशभक्ति के प्रति इस पोयम को लिखे हैं। तो हम लोग चलते हैं उसके ऊपर। ओके बच्चा, चलिए बच्चों, यानी कि फर्स्ट हम लोग खत्म करते हैं। मैंने आपको बताया अभी कि 8 लाइन का एक है, उसके बाद 6 लाइन का है। तो पहले हम लोग 8 लाइन वाला खत्म करते हैं। ठीक है, प्यार से पहले वर्ड को समझना, उसके बाद हम लोग इसको पूरा अर्थ को मिला के समझेंगे कि राइटर हमसे कहना क्या चाहता है। ओके, ध्यान देना। इफ आई शुड डाई, यदि मैं मर जाता हूं, यदि मैं मर जाता हूं। इफ आई शुड डाई, यदि मैं मर जाता हूं। थिंग्स यानी कि सोचना। दिस ऑफ मी, ओनली माने कि केवल, दिस माने यह, मी माने मेरे बारे में। यानी कि यदि मैं मर जाता हूं तो मेरे बारे में केवल यह सोचना। यदि मैं मर जाता हूं तो मेरे बारे में सिर्फ यह सोचना। ओके, यहां तक कोई दिक्कत बच्चा? नहीं। दैट देयर सम कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड, इस ध्यान दीजिएगा, ये बात है यानी कि वर्ल्ड वार फर्स्ट के टाइम पर ये लिखा गया पोयम है। ठीक है, तो राइटर क्या कर रहे थे? एज्यूम किए थे अपने आप को सोल्जर।
तो सोच रहे थे कि अगर मान लो कि मैं अगर कहीं युद्ध करने के लिए गया हूँ, तो किसी विदेश की धरती पे मैं युद्ध लड़ रहा हूँ और मैं वहां पर अगर मर जाता हूँ, तो मेरे बारे में सिर्फ केवल यही सोचना, यानी कि दैट्स देयर सम कॉर्नर ऑफ फॉरेन फील्ड, यानी कि जहां पर मेरी मृत्यु होती है और जिस यानी कि विदेशी, फॉरेन मतलब विदेशी और फील्ड यानी कि क्षेत्र, और सम कॉर्नर यानी कि उसका छोटा सा एक टुकड़ा, तो विदेशी फील्ड का जो छोटा सा टुकड़ा है अगर मैं वहां मरता ही हूँ, ठीक है, दैट इज फॉर एवर इंग्लैंड, देयर शैल बी इज दैट रिचर ए रिचर डस्ट काउंसिल। सुना यहाँ तक पहले समझ बात क्या, काउंसिल मतलब होता है छिपा हुआ, काउंसिल मतलब छिपा हुआ, कहने का मतलब है यानी कि राइटर बता रहे थे कि मेरे बारे में सिर्फ यही सोचना यदि मैं मर जाता हूँ कि अगर मैं विदेशी फील्ड पे कहीं मरता हूँ तो वो जो विदेशी फील्ड का जो कॉर्नर है वो अब दैट इज फॉर एवर इंग्लैंड, वो अब हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो चुका है, ठीक है, यानी कि वो इंग्लैंड की धरती है जहां पे मैं मरा हूँ। कहने का मतलब है कि राइटर अपने देशभक्त के लिए इतना मतलब कि पॉसेसिव थे, यानी कि जहां पर वो मर रहे हैं ना उसको भी बता रहे हैं कि यानी कि जो जमीन है सो अब इंग्लैंड का हो चुका है, ठीक है, और वो जो जमीन है जिसके नीचे मैं दफन हो जाऊंगा, जिसके नीचे मैं दफन हो जाऊंगा, वो सबसे मूल्यवान धरती है, रिच अर्थ मतलब सबसे मूल्यवान धरती है, और वो मूल्यवान धूलों के साथ छिप चुका है, मूल्यवान धूलों के साथ छिप चुका है। आगे देखिए, ए डस्ट होम इंग्लैंड बोर, और उसी धूल से इंग्लैंड, उसी धूल से, बोर मतलब होता है उत्पन्न होना, उसी मतलब कि धूल से इंग्लैंड उत्पन्न हुआ, आकार में आया, और अवेयर मतलब कि चेतनाशील बना, यानी कि जहां पर मैं दफन हो रहा हूं वहां के धूल से इंग्लैंड बन रहा है, वही मतलब कि आकार ले रहा है और वही चेतनाशील बन रहा है, और उसी धरती ने मुझे प्यार करने के लिए फ्लावर्स दिए हैं, हर फ्लावर टू लव, उसी धरती ने मुझे प्यार करने के लिए फ्लावर दिए हैं, उसी ने मुझे रास्ता दिया है, रो मतलब होता है बच्चा घूमना, रो मतलब घूमना, यानी कि रास्ता दिया है ताकि मैं घूम सकूं, रास्ता दिया ताकि मैं घूम सकूं। ए बॉडी ऑफ इंग्लैंड, ये जो मेरा शरीर जो इंग्लैंड का है, यानी कि जहां पर इंग्लैंड में जन्म लिया तो इंग्लैंड का शरीर हो गया इनका, तो वही बोल रहे हैं कि ये जो मेरा शरीर इंग्लैंड का है, जो मतलब कि वहीं इंग्लैंड का जो हवा है मतलब सांस लेता है, और वहां की नदियों के द्वारा ही इसको धोला, मतलब कि मेरे शरीर को धोला गया है, और वहां के ही सन देखिए सन है यहाँ पर, सन ये जो हमारे मतलब कि इंग्लैंड है इनका होम, तो इंग्लैंड का जो सन है उसके द्वारा मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, इस कारण से मैं आनंदित हूँ। अब इस सब को मिलाकर मैं एक बार बताता हूँ, ध्यान देना, ठीक है, सुनो, यदि मैं मर जाता हूँ तो मेरे बारे में केवल यही सोचना कि जिस भाग पर मैं मरा हूँ वो जो कॉर्नर, वो भले ही विदेश का हो लेकिन वो अब हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो चुका है, ठीक है, वो जो इंग्लैंड का जो धरती जहां पर मैं मतलब कि दफना हुआ, वो मतलब कि जो धरती है वो मूल्यवान है, और वो जो मूल्यवान वहां के धूलों के साथ मतलब कि ऊपर के धूल आते आते मैं उसके नीचे छिपा हुआ हूँ, और उसी धूल से इंग्लैंड का जन्म हुआ है, और मतलब कि आकार मतलब कि लिया है और चेतनाशील बना है, और वहीं के धरती ने मुझे फ्लावर्स दिए हैं ताकि मैं प्यार कर सकूं, रास्ता दिया है ताकि मैं घूम सकूं, और ये जो इंग्लैंड का बॉडी था वो मतलब कि जो अंग्रेजी हवा यानी कि इंग्लैंड की हवा खाता था, और इंग्लैंड की नदियों द्वारा धुला जाता था, और इंग्लैंड के ही सन के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करता था, वो आज आनंदित हो चुका है। यही तक था। अब इसका 6 लाइन का एक और बचता है बच्चा, उसके बाद टॉपिक खत्म। ओके, पेशेंस रखो। चलिए बच्चों, इसका 6 लाइन वाला एक और पोएम बचा हुआ था, उसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। ये 6 लाइन वाला सेकंड पोएम का पार्ट वाला है, ध्यान दीजिएगा। निकल था एंड थिंक, और सोचना कि दिस हर्ट यानी कि जो मेरा हर्ट है, ठीक है, ऑल एविल सेट अवे, एविल मतलब होता है बुराइयां, एविल मतलब बुराइयां, ठीक है, यानी कि जो मेरे अंदर का जो दिल में जितनी भी बुराइयां थी वो सब भाग चुकी है, हट चुकी है। ये पल्स यानी कि धड़कन, पल्स यानी कि धड़कन, और इंटरनल माइंड यानी कि अंतरात्मा, अंतरात्मा यानी कि माइंड मतलब कि मेरे दिमाग में ही, यानी कि मेरे अंदर आत्मा के माइंड में ही। नो लेस, समझना इस बात को, यानी कि और सोचना कि मेरा जो ये दिल है, ठीक है, मेरा जो दिल का है वो दिल की सारी बुराइयां जो है हट चुकी है, भाग चुकी है, तथा मेरे अंतरात्मा में इंग्लैंड के प्रति धड़कन अभी भी बची हुई है, वो कभी भी खत्म नहीं होगी, वो कभी भी खत्म नहीं होगी, यानी नो लेस, वो कभी भी कम नहीं होगी या खत्म नहीं होगी, ठीक है। आगे देना, गिव्स समवेयर बैक द थॉट्स बाय इंग्लैंड गिवन, ठीक है, और जो मतलब कि थॉट्स बदलता है विचार, इंग्लैंड यानी कि इंग्लैंड ने जो मुझे दिया समवेयर बैक, और फिर से जो इंग्लैंड के द्वारा दिए गए जो विचार हैं
मुझे फिर से यहीं पर वापस लाती है, समय बैक यानी कि वापस लाना। और जो इंग्लैंड के द्वारा दिए गए जो विचार है वो मुझे फिर से वहां पर वापस लाती है। ठीक है, हर साइट यानी कि दृश्य, पहले समझो उसके बाद फिर मिला के समझाऊंगा। साउंड यानी कि वहां की आवाजें, ठीक है, इंग्लैंड में रह करके जो खुशहाल सपने देखे थे वो सब, ठीक है, खुशहाल सपने, और उसके दिन, ठीक है, हंसी ठिठोली, अपने दोस्तों के साथ घनिष्ठता यानी कि सीखना, या फिर अच्छा उदारता सीखना। इन हर्ट एट पीस, इस दिल को शांत करती है। और अंडर एंड इंग्लिश हेवन यानी कि जो इंग्लैंड है उसको एक स्वर्ग की तरह बनाती है। क्या है ये सब, पूरा मिला के समझते बच्चों, ध्यान से देखिएगा। यानी कह रहे थे कि और सोचना कि मेरे दिल के अंदर से सारी बुराइयां भाग चुकी है और मेरे धड़कन में अभी भी और मेरे अंतरात्मा में इंग्लैंड बसा हुआ है, वो कभी भी कम होने वाला नहीं है। ठीक है, और जो इंग्लैंड के द्वारा दिए गए जो मुझे विचार थे, जो इंग्लैंड से मैंने सीखा है, वो मुझे वहीं पर वापस लाती है कि मैं फिर से इंग्लैंड में ही आऊं। ठीक है, इंग्लैंड का दृश्य जो रह करके मैंने देखा, जो वहां की मैंने आवाजें सुनी, जो मैंने वहां रह करके खुशहाल सपने देखे, जो मैंने वहां पर हंसी अपने दोस्तों के साथ या फिर दोस्तों से जो मैंने सीखा, जो उदारता मेरे मन में समाई, ये सब क्या करते हैं कि मेरे हृदय के अंदर शांति प्रदान करती है। पीस मने शांति, हट मने दिल, यानी कि मेरे दिल के अंदर यानी हृदय के अंदर शांति प्रदान करती है और इंग्लैंड को एक हेवन यानी कि स्वर्ग की तरह बनाती है। यानी कि एक राइटर के द्वारा अपने देश के प्रति भक्ति के रूप में दिखलाया गया था, जो मैंने आपको अच्छा समझा दिया। अब आप जा करके ना क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, मॉडल पेपर से आपसे बन जाएंगे। और उसके बाद भी आप चाहे तो मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, इसका नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके, मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक हैप्पी रहो।